काम किया, कहते हैं कि हमने किया। इतना बड़ा उसने कि 900 से ज्यादा गौवंश जो है यहाँ मार दिया गया, वो उन्होंने प्लानिंग के तहत मारा है। नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको फिर एक बार लेकर आया हूँ लुथान में स्थापित गौशाला, जो कि काफ़ी प्रश्नों के घेरे में है। और इसके लिए पहले भी हमने यहाँ पर बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर अनियमितताएं बरती गई हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता चलूँ, जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी उपमंडल के तहत लुथान पंचायत के, और ये जो है ब्यास नदी के बिल्कुल किनारे पर इसको बनाया गया है। हालांकि यहाँ पर इस समय जो गौवंश है वो लगभग 300 गाय हैं। उसके बावजूद हमने पहले भी आपको कैरी करके दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे जो गाय के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे चारा एवं अन्य सामग्री, उसके ऊपर पूरे तरीके से नियंत्रण कर सके, ये सारी अनियमितताएं देखते हुए आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इधर कैसे पानी अभी भी जमा हुआ है और जो है किस तरीके से अभी भी यहाँ पर गाय के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि कई तरीके से बीमारियाँ पानी के बाद फैलती हैं। गौ माता हमारी हैं, उनके ऊपर भी इनका असर आ सकता है। हमारे साथ खड़े हैं राष्ट्रवादी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय मंत्री पवन जस्सी जी, जो कि यहाँ के स्थानीय वासी भी हैं और कहीं ना कहीं गौवंश के लिए पूरे तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्षेत्र में उनका इसी बात के लिए नाम भी है कि वो गौवंश के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो उनकी बारीकी से हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। तो नमस्कार। नमस्कार जी, मैं आपने परिचित करवा दिया मेरा, आपका बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल के माध्यम से ये चीज़ उजागर कर रहे हैं। आप धर्म के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और गौवंश के लिए भी अच्छी चीज़ है कि कम से कम लोगों को पता तो चले कि धरातल पे क्या हो रहा है। जब से ये गौ अभ्यारण्य बना यहाँ पे, तो उस टाइम से ही लोगों ने विरोध किया कि यहाँ पे पहले तो बनना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, एक तो आप दिख रहे हैं कि बिल्कुल नदी के एज पे बना हुआ है। आज जब बाढ़ आती है तो नदी यहाँ तक पहुँच जाती है। देखा होगा आपने, पिछले 4-5 दिन पहले भी न्यूज़ में, चैनलों में भी आ रहा था, यहाँ पे काफ़ी पानी था। तो इसने पहली तो बात है, जब बनाया था तो किसी ने कोई क्राइटेरिया इसको फॉलो नहीं किया कि कितने इस पे बनना चाहिए। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं किए और बना दी। उसके बाद जैसे बनी तो 1000 के करीब इन्होंने गौवंश यहाँ डाल दिए। जब जैसे ही डाले तो एक तो यहाँ व्यवस्था देखो, एक ही शेड बना हुआ है, पूरा एक ही वार्ड है, उसमें बैल बछड़े सारे इकट्ठे डाल दिए। उससे क्या हुआ कि स्टार्टिंग में से 15 से 20 गौवंशों की मौत स्टार्ट हो गई। हमने उसी टाइम से इनको मतलब समय पर इंटीमेट किया। हमने काफ़ी कुछ इनको समझाया कि इस तरह से मत करो, लेकिन प्रशासन ने कहीं कोई सुनाई नहीं की। उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी। उसके बाद 15 लाख रुपये इन्होंने ये 2 शेड जो दिख रहे हैं, एक ये एक वो बनाए। लेकिन चलो शेड भी बन गए, गाय की मौत होते होते करीब जो मौतें हुई वो 900 से 1000 के करीब इस टाइम गौवंश यहाँ मर चुका है। 1 साल हो गया। 1 साल में 1000 गाय लगभग मर चुकी है, गौवंश मर चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ ऐसा लगता है हमें कि ये गौशाला नहीं है, ये मरणशाला बना दी है। हमारे यहाँ जो ज़मीनें हैं, यहाँ हमें लगता है कि हर दिन 3 से 4 पशु मरते हैं, वो दबाते हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये कि जब भी बनाई तो उन्होंने देखा नहीं। देखो रेता आपके सामने दिख रहा है, ये सब सर्दियाँ आएंगी तो ये ठंडा हो जाएगा, जब गर्मी आएगी तो गर्म हो जाएगा। तो इन गौवंशों के अनुकूल नहीं है। घास आपको दिख रहा है यहाँ पे, घास जो गाय यहाँ चरे ना, यहाँ पेड़ पौधे हैं पर्याप्त मात्रा में कि गाय चर के वहाँ बैठ सकती है। मतलब किसी भी तरीके से इन्होंने ये कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया है। दूसरी बात, अभी पिछले साल जब बाढ़ आई तो यहाँ से लेकर ये पूरा इन्होंने फेंसिंग की हुई थी। जी। कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपया इस पे फेंसिंग पे लगा है। फेंसिंग पे 1 से 1.5 करोड़? हाँ, ये जो बाहर की है, सबसे पहले तो बाहर की है ना। ये कम से कम 200-250 कनाल जमीन है लास्ट तक, ऐसे करके। जी। पिछली बरसात में ये सारे का सारा नुकसान हो गया, बह गया है, ठीक है। तो वो नुकसान हो गया। उसके बाद इन्होंने 5 लाख रुपए की अभी जो पीछे लगाई है ऐसे करके फेंसिंग आधे में, ठीक है। अभी बाढ़ आई, ये भी चला गया। लगभग हर साल बाढ़ के कारण नुकसान हो रहा है। मेरा तो ज़्यादा नहीं, मैं बोलता, मैं इतना बताऊंगा कि प्रशासन
चाहे हमारे यहाँ के अभी बाढ़ आई, ठीक है, तो बाढ़ में क्या हुआ कि सबसे पहले सुबह 5:30 बजे लोगों ने मुझे फ़ोन किया यहाँ से कि हमारे कर्मचारी फंस गए हैं। अच्छा, 5:30 बजे मैं SDM को फ़ोन किया, ज्वालामुखी तहसीलदार को फ़ोन किया, वेटनरी डिप्टी डायरेक्टर को फ़ोन किया, संजीव जी को। उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और यहाँ पे फायर वालों की टीम भेज दी, पुलिस कर्मचारी भेज दिए, वो आगे रेस्क्यू के लिए। मैं उनके लिए थैंक्स करता हूँ कि ठीक है, प्रशासन थोड़ा सा इसके लिए अवेयर हुआ, लेकिन वो अवेयर कब तक होगा? हर साल ऐसे बाढ़ आएंगी, हर साल ऐसा ही होगा, हम कितना टाइम तक लड़ते रहेंगे, इन चीज़ों जूझते रहेंगे। मेरा तो प्रशासन से भी यही अनुरोध है कि कम से कम इस चीज़ को यहाँ से शिफ्ट करके एक ऐसी जगह, देखो ना सरकार के पास बहुत ज़मीन है, प्रशासन की यहाँ डिपार्टमेंटों की ज़मीन है, कहीं ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ पे पेड़ पौधे हों और ये हरियाली ग्रीनरी जो भी है वहाँ पे चल भी सके और सारी व्यवस्था हो, ठीक है। दूसरा मेरा सिर्फ यही है कि देखो हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं, ये स्थानीय जो हमारे विधायक हैं, मेरा भी उनसे यही है कि देखो सबसे पहले हम हिंदू हैं और हमारी माता है गौ माता, ठीक है। अगर हम इनको ही सेव ना कर पाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे? अब देखो 3 दिन हो गए हैं जी। 3 दिन के अंदर विधायक ने एक भी सूद नहीं लिया। एक बार आके देखते 6 गौवंश मर चुके हैं, एक बह गया यहाँ से बह गया, ठीक है। लोग यहाँ फंसे हुए थे, तो उनका बनता था फर्ज आना यहाँ पे, जनता के साथ बैठते, सुख दुख बांटते, देखते गौवंशों को क्या हालत है। पवन जस्सी की बात से बात निकल करके आती है कि आखिर इन गौ के, इन गाय माता के लिए कब तक हम राजनीति करते रहेंगे? संजय रतन जी अगर सुन रहे हैं हमारी बात तो वो बताएं कि वो आखिर इस स्थान पर क्यों नहीं आए। यदि उनको लगता था कि कुछ आदमी यहाँ भी फंस गए थे और हालांकि कुछ गौएं भी जो है पानी में बह गई, मर गई, तो उनको आना बनता था, उनको आना चाहिए था, क्योंकि अब सरकार में है, वो जनता ने उनको जिम्मेवारी दी है अब इस काम की, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि विधानसभा में उन्होंने प्रश्न उठाया है कि इसमें लगभग 4 करोड़ का जो खर्च हुआ है उसमें कहीं ना कहीं घपला हुआ है। बड़ी अच्छी बात है, यदि गलत हुआ है तो वो बात उठनी चाहिए, लेकिन क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि वो इस वक्त यहाँ पर आए? इस समय जो ये घटना घटी थी उस वक्त वो आकर के यहाँ पर कुछ सहायता करें, ताकि इन गौओं के लिए जो निर्जीव धन है, जो कि बोल नहीं सकता है अपनी समस्याओं को, उनके लिए भी कुछ हो सके। हम बात करेंगे, हम जो बनाने वाले हैं उनको भी पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि हम मौजूदा सरकार से ही बात करेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे जिन्होंने इसको बनाया है। तो फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ का जो बाउंड्री जो है, इसका जो फेंसिंग की हुई है, इसके अंदर गौओं को संभालने के लिए, वो किस तरीके से टूटी पड़ी है और किस तरीके से उसका हाल खराब हुआ पड़ा है। किस तरीके से जो ये फेंसिंग की गई है इस गौवंश को अंदर रखने के लिए, इस अभ्यारण्य में, उसका क्या हाल हुआ पड़ा, कितना पानी यहाँ से बह गया है। और हर साल की बात है, ये नई बात नहीं, हर साल की बात है। क्या सरकार के उन नुमाइंदों को नहीं दिखता था जिन्होंने इसको बनाया है कि किस तरीके से कहाँ बनाया जाना था इसको? और यदि वो ये नहीं देख सके तो उनके पास बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, उनके पास बड़े बड़े टेक्नीशियंस थे, उनके पास बड़ी बड़ी बातें थी, तो फिर कैसे ये अभ्यारण्य जो है एक नदी के बीच में बनाया गया है? इसके ऊपर प्रश्न उठता है और व्यवहारिक है कि जो ये बात की गई है उसके ऊपर, चाहे वो सरकार कोई भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि इस गौवंश को बचाने के लिए आखिर इस सरकार ने किया तो किया क्या? क्या ये सब देखने के लिए सरकार ने पैसा लगाया था? 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, उसके बावजूद देखिए आप क्या हालात हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है पानी, बाढ़ का किस तरीके से जो आंखों से देखता नजारा है। और यही हाल सारे अभ्यारण्य को कवर कर चुका, ये पानी दोनों तरफ पानी फैल गया था और ये गाय जो थी बीच में फंसी हुई थी, किस तरीके से निकाला गया है। यहाँ पे जो उनको पालने वाले बेचारे जो 4-5 नुमाइंदे रखे गए हैं वो बीच में फंस गए थे, उनको रेस्क्यू करके निकालना पड़ा। बहुत बड़ी बात है। अगर सरकार इस तरीके से ही करती रहेगी, ऐसे ही पैसे को ये सरकार के नुमाइंदे और अधिकारी मिलकर के लूटते रहेंगे, तो ये व्यवस्था परिवर्तन होने वाला नहीं है। इससे व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ये जानबूझ करके गाय के नाम से मचाई गई लूट कहा जा सकता है इसे, और ये कहीं ना कहीं हमारे दिलों को जरूर कचोटता है। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। हाँ नरेश जी, बताइए आप कि आप जो है काम कर रहे हैं। हाँ जी। कितने लोग हैं आप? हम 5 लोग हैं।
4 लोग हैं। दिन में 4 लोग 4 लोग और रात को 2 लोग। 2 लोग। मतलब उनकी ड्यूटी बदलती रहती होगी। नहीं, उनकी नाइट ही करती परमानेंट नाइट करती है। आपको परमानेंट दिन में काम करना जी, पड़ता है। जी। कितने घंटे काम करते हैं? सुबह 8 बजे जाते हैं, 8 बजे जाते हैं। कह रहे हैं कि पानी आया था तो आप फंस गए थे क्या बाढ़? हाँ जी, हाँ जी। फिर कैसे निकले? फिर सर गांव के लोग भी आए थे, घर के भी आए थे, तो यहाँ से बाहर निकाला बड़ी मुश्किल से, जाले से। अच्छा, जाले से बाहर निकाला। पानी यहाँ तक पानी आ गया जी। अच्छा, यहाँ तक पानी? हाँ, पानी यहाँ तक। 1 मिनट जरा मैं दिखाता चलूँ, थोड़ा सा कैमरा इधर तरफ करेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ तक यहाँ तक पानी आ गया। ये जो स्थान है यहाँ तक पानी जो था वो आ गया था। आप देख सकते हैं खुद ही, अगर 1 फीट पानी और अगर ऊपर होता तो ये इस शेड के अंदर पानी चला जाता और कहीं ना कहीं इस गौवंश के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता था। मौजूदा सरकार के विधायक संजय रतन जी से भी हमने अपील की कि वो यहाँ पर उनको आना चाहिए था और उन्होंने एक प्रश्न भी पूछा था कि आखिर इस गौशाला में कहीं ना कहीं खामियां हैं और इसमें घपला भी किया गया, घोटाला भी किया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो बनाई गई है, ये जो गौ सेंचुरी को बनाया गया है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी, श्री वीरेंद्र कंवर जी माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री हिमाचल प्रदेश, इसके साथ में श्री रमेश चंद धवाला माननीय विधायक ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र एवं उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड हिमाचल प्रदेश, और साथ में श्री अशोक शर्मा जी माननीय उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग की उपस्थिति में संपन्न हुआ दिनांक 20 जनवरी 2022। ये आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बोर्ड पट्टिका से दिखाने का हमारा तात्पर्य ये है कि बहुत बड़ा काम किया है और वो बताना चाहते हैं कि हमने किया है। लेकिन यदि इस काम में कोई दिक्कतें आ गई हैं, मुश्किलें आ गई हैं और ये कहीं ना कहीं गिरने की कगार पे खड़ा, मैं आपको दिखाऊंगा कि सारा का सारा गिरने की कगार पे खड़ा है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि इसमें पैसा जो लगा है वो जनता का ही पैसा लगा हुआ है। इस जनता के पैसे को किस तरीके से बेकार किया जा रहा है, किस तरीके से उसका मिसयूज किया जा रहा है, इसका जवाब देना इनका भी फर्ज बनता है, क्योंकि मौजूदा सरकार में यही लोग बैठे थे। हमारा किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमारा ना तो विधायक संजय रतन से वो मतलब है और ना ही इन लोगों से जो ये इस वक्त मौजूदा पट्टिका लगा करके यहाँ बैठे हैं। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि क्यों इस चीज को इस तरीके से बनाया गया कि इसका बताया जा रहा है कि इसको कम से कम फ्लड लेवल से 10 मीटर दूर होना चाहिए था, लेकिन इसको फ्लड लेवल के भीतर बना दिया गया। क्या ये खामी नहीं है? क्या टेक्नीशियन क्या देख नहीं रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे बनाया जाना है? मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे फटा पड़ा है, ये सारा का सारा डंगा टूट चुका है। मैं बताता चलता हूँ आपको कि आज इस अभयारण्य को देखने शर्मा जी मूल ग्राम पंचायत में एक निजी गौशाला चलाते हैं। उनसे भी जानकारियां लेंगे कि आखिर उन्होंने यहाँ पर किस तरीके से देखा, क्या यहाँ पे अव्यवस्था है या सही तरीके से इसको बनाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील शर्मा है और आज हम लोग हमारे बड़े सीनियर गौ सेवक हैं ओंकार डोगर जी हैं ज्वाला जी से, और व्यवसायी हैं शिमला में भी आपके होटल है और ज्वाला जी में बहुत बड़ा होटल है। आप राणा जी हैं, ये भी गौ सेवक हैं और हमारे साथ गौ सेवा में बड़े समय से ये जुड़े हुए हैं। और मेरा नाम सुनील शर्मा है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। और हम लोग पिछले कोई 6-7 साल से मुहुल ग्राम पंचायत देहरा सब डिवीज़न में एक गौशाला का संचालन करते हैं, सिद्धि विनायक गौशाला के नाम से। तो आज जैसे कि हमारे बड़े भाई 2-3 दिन से यहाँ आ रहे थे और पानी बहुत था और हम लोग आना चाह रहे थे 2-3 दिन पहले, लेकिन फिर व्यवस्थाएं थोड़ी बनी कि पानी कम हो गया। लेकिन फिर हमने सोचा कि आज हम वहाँ देख के आए कि चारे की क्या व्यवस्था है, चारा है या नहीं है। इसलिए मैं ओंकार डोगर जी को अपने साथ लेके आया हूँ कि यदि चारा नहीं होता है तो कोई चारे का प्रबंध किया जाए। देखिए, ये जो अभयारण्य गौ अभयारण्य जब बना था, ये लगभग 2021-22 में ये जब निर्माण करना शुरू किया ये पिछली सरकार के अंदर, तभी हमने बोला था कि ये जो गौ अभयारण्य बन रहा है ये फिजिबिलिटी नहीं है इसकी, और ये इसकी जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ये सही नहीं बन रहा है, इसको सही तरीके से बनाना चाहिए। और उसके बावजूद भी हम लोग जो वाइस चेयरमैन गौ सेवा योग के बनाए, उनको भी हमने कोई सैकड़ों बार हमने बोला कि हमारे नज़दीक ये गौ अभयारण्य बन रहा है और आप आर्किटेक्ट को बोल के या इंजीनियर को बोल के इसको सही तरीके से मेंटेन करो। लेकिन बीच में किसी ने सुनी नहीं हमारी, और फिर ये बना दिया गया। और उसके बाद 2022 जनवरी-फरवरी में यहाँ 1000 से ज़्यादा गौवंश यहाँ अंदर मतलब ठूस दिया गया
और जब ठूंसा गया तो 3 से 4 महीने के अंदर वो गौवंश 1000 से मतलब कम रह के कोई 125 या 126 यहाँ गौवंश रह गया और 900 से ज्यादा गौवंश यहाँ मर गया। हमने कई मंत्रियों से, कई विधायकों से हमने बात की कि यहाँ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। उसके बावजूद हमारे कई संगठनों के लोग यहाँ आए, उन्होंने भी बात रखने की कोशिश की कि ये जो गौवर्ण बनाया गया है ये सिर्फ एक स्लॉटर हाउस बना दिया गया है। जब भी यहाँ गौवंश आता है रोज 5 से 10 गौवंश यहाँ मरते हैं और उनको दफनाया जाता है और चमड़ा ले जाने वाले चमड़ा ले जाते हैं, हड्डियां ले जाने वाले हड्डियां ले जाते हैं। तो ये जो कृत्य है ये बड़ा जघन्य अपराध है। मैं तो बोलता हूं कि हम जैसे लोगों को खड़े होकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ वहां याचिका दायर करनी चाहिए कि इन्होंने मतलब गौवंश को सेवा के लिए नहीं यहाँ पाला, इन्होंने यहाँ मारने के लिए यहाँ मतलब भेजा गया। लेकिन कहाँ है वो ब्राह्मण लोग, कहाँ है वो विधायक, कहाँ है वो मंत्री जो आज यहाँ 10-10 गौ की हत्या आज फिर हो रही है, और कहाँ है वो बात करने वाले लोग जो आज यहाँ किसी जो सुध लेने वाला नहीं है। आज फिर से आज हमें जरूरत पड़ी है, आज हमें संगठनों को यहाँ आने की, आज आप मीडिया वालों को यहाँ आने की जरूरत पड़ी है। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं कि हम इसकी शुद्ध लें और हम सरकार तक बात पहुंचाएं कि यदि इन गौवंश को रखना है तो ढंग से रखें, नहीं तो इनको खोल के और किसी जंगल में खुले में छोड़ दें इनको, जिससे कि ये बेचारे अपना भर पोषण, अपना पेट वहां जंगल में भर सके। जो एक पीछे सरकार जिसने ये बनाया है, हालांकि वो सरकार भी काफी कुछ मैं कह सकता हूं कि आप ही के साथ विचारधारा में मेल खाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बात को नहीं सुना गया। तो हम कैसे उम्मीद करें कि अगली सरकार भी हमें सुन सकती है? जरूरी नहीं है कि एक गौ भक्त जो है वो मतलब किसी विचारधारा से हो सकता है, वो बीजेपी से भी हो सकता है, वो कांग्रेस से भी हो सकता है, वो किसी भी विचारधारा से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग गौ सेवा नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी बहुत सारे गौ सेवा कर रहे हैं। और मैं उन गौ सेवकों से भी आज मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की अव्यवस्था जहां भी देखी जाए, वहां जो संगठन और जो पार्टी है उसको लग रख के हमें गौ सेवा की तरफ हमें देखना चाहिए कि ये जो बूढ़ी गौ माता है, बूढ़े जो गौवंश है, इनको किस तरह से हम अच्छे से रख पाए जिससे कि आगे की ये अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से काट सकें। ये सरकार भी समझ ले, प्रशासन भी समझ ले, और अब यहाँ हम अपने लेवल पे न्यायालय में जाएंगे, ऊपर से परमिशन लेके हर चीज़ को अच्छे तरीके से करवाएंगे। और गांव वाले भी यहाँ पे लोग परेशान हैं, और आने वाले समय में या तो इसको बंद किया जाए या तो इसको अच्छे तरीके से चलाया जाए, दोनों में से एक बात करनी है। तो बड़ी स्पष्ट बात कहीं ना कहीं जस्सी जी ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि वो सुधरे और इसके ऊपर कार्य करे, इसके ऊपर इनकी सुरक्षा करे, इन गाय माता की सुरक्षा करे, अन्यथा तैयार रहे कि वो कोर्ट के दरवाजे दिखाएंगे। राधे कृष्ण गोधाम लुथान गो अभयारण्य क्षेत्र तहसील ज्वालामुखी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में जहां हम खड़े हैं, अब इसकी जिम्मेवारी बनती है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसके ऊपर गौर करें, और जो इसमें खामियां हैं, जहां ये गिर रहा है और ये यहाँ से उठाया जाना है, इसको यहाँ किस तरीके से बनाया जाना है, पानी से कैसे इसको बचाया जाना है, ये सरकार कर सकती है। तो माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो इस बारे सोचें, ताकि यहाँ पर रहने वाला ये निर्जीव धन जो कि अपने मुंह से बोल नहीं सकता, उसको सुरक्षा मिल सके, और वो कहीं ना कहीं जिसे हम अपनी गौ माता के रूप में देखते हैं वो सुरक्षित रह सके। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, कैमरा पर्सन तरसेम के साथ लुथान से।